एक घड़ी समय बताती है और हर देश के समय के साथ हो जाती है, परंतु अनीता के कहानी संग्रह मयूरपंख की कहानी घड़ी कुछ इस प्रकार है। बुरी घड़ी आई और टल गई। घर का काम जल्दी निपटाकर जया तैयार होकर आईने के सामने खड़ी थी और खुद को निहार रही थी। आखिर क्या कमी आ गई उसमें जो सुनील उससे खफा रहने लगे। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी उनकी। पुलिस सेवा में नियुक्त उसके पति, 3 बच्चे, साफ सुथरा संपन्न घर, सुखी गृहस्थी चल रही थी। पर तभी उसकी बड़ी बहन छाया जी के पति का ट्रांसफ़र इस शहर में हो गया। जया बहुत खुश हुई। सालों बाद दोनों बहनें एक ही शहर में रहेंगी, मिलना जुलना भी होता रहेगा। अब अक्सर वो एक दूसरे के यहाँ आती जाती रहती। उनको देखकर जया सोचती, जीजाजी जीजी को कितना प्यार करते हैं। कभी घुमाने ले जाते हैं, कभी शॉपिंग कराने ले जाते हैं, कभी ज्वेलरी दिलवाते हैं। उनका रहन सहन देखकर जया को बहुत अच्छा लगता था, परंतु अब वो सुनील से उनकी तुलना करने लगी थी। प्यार सुनील भी उससे बहुत करते थे, पर उनके प्यार में प्रशासनिक कठोरता रहती थी, भावनात्मकता नहीं थी, रौब झलकता था। बच्चे भी उनके आने पर चुपचाप से रहते और घर में सन्नाटा छा जाता था। अक्सर सुनील गुस्से से भर उठते और उससे कहते, तुम बंदर की तरह रखती हो बच्चों को, तुम्हें बच्चों को संभालना नहीं आता है। और जया जल्दी से नन्हे अतुल को आया को सौंप कर सफाई में लग जाती। ऐसा नहीं था कि सुनील को बच्चों से प्यार नहीं था, पर वो उन्हें नियंत्रण में रखना चाहते थे और आधुनिकता की अंधी दौड़ से उन्हें बचाना चाहते थे। पर बच्चों से उनके व्यवहार का तरीका थोड़ा गलत था। जब कभी छाया जी घर पर आती तो जीजाजी की तारीफ करते न थकती। कुछ दिन पहले जया छाया जी के यहाँ गई तो वो अपनी नई साड़ी उसको दिखाने लगी। ये तेरे जीजाजी कल लाए थे। साड़ी बहुत सुंदर थी। जया घर लौट कर आई तो उसके दिमाग पर वो साड़ी छाई हुई थी। उसने सुनील से कहा, सुनो, काफ़ी दिन से मैंने कोई साड़ी नहीं खरीदी है, इस बार बनारसी साड़ी लेनी है। सुनील बोले, इतनी साड़ियाँ हैं, तुम पहनती तो हो नहीं, तो साड़ी लेकर क्या करोगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन है तो ले लो। उनके कहने का ढंग ऐसा था कि जया ने अपनी इच्छा को अपने मन में ही दबा लिया। जया ने महसूस किया कि जब भी वो छाया जी की बात करती है तो सुनील असहज हो उठते हैं। एक दिन उन्होंने कहा भी था कि हर एक के घर का तरीका अलग अलग होता है। इधर बच्चे भी मनमानी करने लगे थे, विद्रोही से हो गए थे। सुनील का खराब व्यवहार जया के साथ देखकर वो उसे नकारने लगे थे। इनके पीछे तेज़ म्यूज़िक चलाते, दिन भर फ़ोन पर मित्र मंडली से बातें करते, पर जब सुनील घर में होते तो घर का माहौल ही बदल जाता था। किताबें खुलने लगती थीं, पढ़ाई शुरू हो जाती थी, और तो और नन्हा अतुल भी आया की गोदी में चिपक जाता था। इधर गुड़िया के फ़ोन भी रात को ज़्यादा ही आने लगे थे। जया का पूरा दिन तो खाना बनाने और बिखरे घर को समेटने में निकल जाता था। बच्चों के कमरे में जाती थी तो कपड़े फैले हुए होते थे, कहीं किताबें फैली हुई होती थी, कहीं जूते पड़े हुए होते थे। सुनील के कमरे में जाती थी तो कहीं बिस्तर पर कपड़ों का ढेर होता था, तो कहीं कुर्सी पर गीली तौलिया पड़ी होती थी, कहीं चाय का आधा कप पिया हुआ स्टूल पे होता था। इसी कश्मकश में दोपहर हो जाती थी। पर जया किससे कहती कि वो भी इंसान है, अपनी दिनचर्या में उसको भी थोड़ा सा बदलाव चाहिए। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन छाया जी आकर बोली, जया आज बड़ी अच्छी पिक्चर लगी है, तेरे जिया जी बाहर गए हैं, चलो हम दोनों देख आएँ। जया ने घड़ी पर नज़र डाली, क्योंकि उसके यहाँ हर काम घड़ी की सुई के नोक पर ही होता था। अगर हम 10-30 वाला शो भी गए तो लंच टाइम तक वापस आ जाएंगे। ये सोचकर उसने सिनेमा के लिए हाँ कर दी। लंच की थोड़ी सी तैयारी कर वो छाया जी के साथ पिक्चर देखने चली गई। पिक्चर बहुत अच्छी थी। दोनों बहुत अच्छे मूड में घर की ओर चल दी। जया गुनगुनाते हुए घर में घुसी तो जैसे कयामत आ गई। सामने लॉबी में सुनील बैठे हुए थे। अतुल भी जोर जोर से रो रहा था। सुनील दहाड़े, मटर गश्ती कराई,
चाहे बच्चा भूखा रहे, चाहे पति भूखा रखे, तुम्हें तो अपनी मनमानी ही करनी है। ना घर का ध्यान है, ना बच्चों का ध्यान है। और वो जोर जोर से शोर मचाने लगे। जया अपराधनी की तरह खड़ी थी। किसी तरह भारी कदमों से किचन में गई, जाकर खाना बनाया, टेबल लगाई। सुनील भी हाथ मुंह धोकर आ गए। अभी खाना शुरू ही किया था कि सुनील का स्वर उभरा, ये क्या खाना बनाया है? नमक ही नहीं है, सब्जी में मिर्ची मिर्च भरी हुई है। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? ये घर है या सराय? और उन्होंने प्लेट पटक दी। उठकर चले गए। बच्चों ने भी मुंह बनाकर खाना छोड़ दिया। सारा खाना ऐसे ही पड़ा रह गया। आया भी चुपचाप देख रही थी। अतुल भी डर के मारे आया से चिपका पड़ा था। जया ने इससे पहले इतना अपमानित कभी भी महसूस नहीं किया था। उसने मन ही मन अपना जीवन समाप्त करने का निश्चय कर लिया कि अब यहाँ मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। अगले दिन आया के जाने के बाद उसने अतुल को खिला पिलाकर सुला दिया। घड़ी में टाइम देखा, 1 बज रहा था। उसने सोचा अब अतुल 2-2:30 बजे तक सोएगा, तब तक सुनील आ जाएंगे और वो उसे संभाल लेंगे। उसके बाद 3 बजे तक बच्चे भी आ जाएंगे। अब वो आखिरी कदम उठाने के लिए तैयार थी। जया ने नींद की गोलियों का डिब्बा निकालकर मेज पर रख लिया। फिर अपनी अलमारी खोली। उसमें से एक सुंदर शिफॉन की गुलाबी साड़ी निकाली, जिसमें उसे देखकर अक्सर सुनील कहते थे, इस साड़ी में तुम आसमान से उतरी परी की तरह लग रही हो। उसने मीठी याद लेकर वो साड़ी पहनी और पानी लेने किचन की ओर चल दी। तभी बाहर के दरवाजे के पास से कुछ आवाज़ें आईं, तो उसने सोचा शायद दरवाज़ा खुला रह गया है। उसने जाकर देखा तो सामने सुनील खड़े थे। वो मुस्कुरा रहे थे। उसने कहा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो 1 ही बजा है। सुनील ने हंसते हुए कहा, अरे यार, वो घड़ी तो 2 दिन से 1 ही बजा रही है। वो घड़ी बंद है 2 दिन से। और हाँ सुनो, मेरा प्रमोशन भी हो गया है। तब जया ने धड़कते दिल से घड़ी की तरफ देखा और उसका शुक्रिया अदा किया कि आज उसकी वजह से जो ज़िंदगी वो ख़त्म करने जा रही थी वो उसको दोबारा मिल गई। मेरा सुंदर सा संसार सही सलामत है। और नींद की गोलियों को कूड़े के डिब्बे में फेंक वो भगवान का प्रसाद लगाने चल दी। दीवार पर घड़ी भी ये तय करती है कि अच्छा समय है या बुरा समय है। एक खराब घड़ी आई और वो चली गई।